स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 से बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। यहाँ लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जो लाइव ऑर्गेनिजम्स या एंजाइम से आती है ऑर्गेनिजम्स के ही, ताकि क्या हो, आप प्रोडक्ट निकालो जो यूज़फुल हो ह्यूमन के लिए। मतलब आप ऑर्गेनिज्म से ही प्रोडक्ट लेते हो, उन्हीं को यूज़ करते हो या उन्हीं के कुछ एंजाइम्स यूज़ करते हो ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो ह्यूमन के लिए यूज़फुल रहे। ठीक है। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन विच are all microbe mediated process could also be thought as a form of biotechnology। तो इस तरह से अगर हम देखें इस वाली ऊपर वाली लाइन के हिसाब से, तो जो भी चीज़ें बनती हैं, मतलब कर्ड, दही हो गई, आपकी ब्रेड हो गई, वाइन हो गई, ये सब क्या है, माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेसेस हैं। माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेसेस का मतलब है कि ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोसेस जिसमें क्या होता है, माइक्रोब का यूज़ होता है, वो मेन होते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं किसी फॉर्म में बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी इन्हीं सब को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है। नाउ however it is used in a restricted sense today to refer to those processes which use genetically modify organism to achieve the same on a larger scale। तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा ना रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आप ऐसे प्रोसेसेस को देखोगे, कंसिडर करोगे जिसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज़ होंगे ताकि बड़े स्केल पे कोई प्रोडक्ट मिले। देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जीएमओ बोलते हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स के जीन्स के साथ कुछ ऑल्टर करो या ऑल्टरनेशन हो, कुछ म्यूटेशन लाया जाए, ठीक है, उनको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। कई ऐसी प्रोसेसेस और टेक्निक भी यूज़ होती हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक एक करके लेके चलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब जब टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है ना, तो इसमें जो टेक्निक्स वगैरह यूज़ होती हैं ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। ठीक है। अगर एक जीन को सिंथेसाइज करना है, उसको यूज़ करना है, तो वो सब किसके अंदर आता है, वो सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। एक अगर डीएनए वैक्सीन हमें डेवलप करना है या फिर एक डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना है, तो ये सब हमारा किसके अंडर आएगा, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है। नाउ the European Federation of Biotechnology has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology। इसका मतलब क्या है कि जो यूरोपियन फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, EFB फुल फॉर्म लिखी है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को एक डेफिनेशन दी है जिसके अंदर ट्रेडिशनल व्यू मतलब नॉर्मल जो आपके ट्रेडिशनल तरीका है वो भी, और एक मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, दोनों चीज़ों को इनकम्परेट किया गया है, मतलब उन दोनों को मिलाया गया है। ठीक है। अब जो डेफिनेशन आई है वो डेफिनेशन क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिजम्स का, सेल्स का, उनके पार्ट्स का, और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स और प्रोडक्ट मतलब जो भी उनके रिलेटेड चीज़ें हैं, इन सब के प्रोडक्ट को जो इंटीग्रेशन है ना ओवरऑल, उसको बोला गया है बायोटेक्नोलॉजी। मतलब ये डेफिनेशन EFB ने दी है बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर के मेन पार्ट से, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। Among many, the two core technique that enable birth of modern biotechnology, मतलब कई चीज़ें रही होंगी रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, बट जो मेन चीज़ें हैं, फर्स्ट लिखा हुआ है इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसके अंदर लिखा हुआ है टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA। मतलब ऐसी टेक्निक्स यूज़ करना जो ऑल्टर कर सके, मतलब चेंज ला सके जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री में। मतलब जेनेटिक मटेरियल में जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जो चेंज ला सके, ऐसी टेक्निक। and to introduce these into host organisms and thus changes the phenotype of the host organism। जो टेक्निक्स हैं या फिर आप ऐसी टेक्निक अप्लाई करो जिससे
मतलब कि ऐसे टेक्निक्स को यूज़ करना और उसके बाद डीएनए और आरएनए में चेंज करके उसको इंट्रोड्यूस करना, मतलब उसको किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसके साथ आप ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हो उसकी बॉडी में आप डाल दोगे, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंज हो जाएगा फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जब भी कोई ऑल्टर्ड जीन, मतलब कोई चेंज हुआ हुआ जीन किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या जिसमें वो चीज़ डाली जा रही है, तो कोई चेंज हुआ हुआ जीन आपने डाला, अब उससे क्या होगा, उसके होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंज आएगा। फिनोटाइप क्या होता है, ऊपर के कैरेक्टर जो होते हैं, ठीक है। जीनोटाइप होता है जीन्स, मतलब अंदर के जीन्स वगैरह, जीन्स के पूरे इंफॉर्मेशन, नॉट एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन, उस पर मैं डिटेल में जाना नहीं चाहती। जीनोटाइप होता है कि अंदर जीन्स वगैरह क्या है, और फिनोटाइप होता है कि बाहर जो मतलब उसका ऊपर की साइड आ रहा है, जो क्या कहते हैं, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो कि अपीयरेंस कैसी है, ठीक है। नाउ मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम। अब उसने क्या बोला कि ऐसे स्टेराइल एम्बियंस को बना के रखना है। स्टेराइल का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी माइक्रोब्स वगैरह ना हो, कंटेमिनेट ना हुआ हो, कोई गंदा ना हो, अनवांटेड माइक्रोब्स ना हो, ठीक है। ऐसे स्टेराइल एम्बियंस मतलब इन्वायरमेंट को आप क्रिएट करोगे वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू, या फिर इन केमिकल इंजीनियरिंग उस प्रोसेस में, जिससे क्या होगा, जो आप चाहते हो सिर्फ वही माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, या वही डिज़ायर्ड माइक्रोब्स आप लार्ज क्वांटिटी में बना पाओगे, और उसकी हेल्प से आप मैन्युफैक्चर करोगे कई प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एंजाइम। तो देखा जाए तो उसने दो चीज़ें बोली हैं कि फर्स्ट चीज़ है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करो, ऐसी टेक्निक यूज़ करो जिसमें क्या होगा, आप जीन में या फिर डीएनए में, नॉट जीन में, डीएनए और आरएनए में चेंजेस लाओगे, उस ऑल्टर्ड डीएनए या आरएनए को आप होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालोगे, जिसकी वजह से उसके फिनोटाइप में चेंज आएगा, ठीक है। सेकंड उसने बोला है कि आप एक स्टेराइल इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे जिसमें आप जो चाहते हो वही माइक्रोब ग्रो करोगे, क्योंकि जो आधे ये चीज़ें लिखी है ना, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम, ये सब माइक्रोब्स वगैरह की हेल्प से ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए यूज़फुल है। अगर कोई भी कंटामिनेशन उस टाइम पे होगी तो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें उसने लिखी हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। नाउ let us now understand the conceptual development of the principle of genetic engineering, ठीक है। You probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. The former provide opportunities for variation and formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as the population. अब इसने क्या बोला है यहाँ पे कि आपका जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो क्या प्रोवाइड करता है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, ठीक है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, दो पेरेंट्स के जीन्स मिलते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आती है, और इसका फ़ायदा किसको होता है, पॉपुलेशन को तो होता ही है, ऑर्गेनिज्म को भी होता है, ठीक है। नाउ लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है, और आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन आती है, ठीक है। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस पता है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन्स। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम जो पहले हाइब्रिडाइजेशन के मेथड यूज़ होते थे, हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है आप दो तरह के जीन वगैरह लोगे, उनको आप मिलाओगे और फिर एक नई मतलब उनको एक नया हाइब्रिड कैटेगरी बनाओगे उसकी, ठीक है। तो ये बताया है कि अगर आप ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज़ करोगे प्लांट से एनिमल ब्रीडिंग के लिए, तो उसमें क्या होगा, जो आप चाहते नहीं हो ना अनडिज़ायरेबल जीन, वो भी आ जाएंगे, मतलब उनका भी इंक्लूजन हो जाएगा। तो मतलब अगर आप पुराने तरीकों पे रहोगे तो जो आप नहीं चाहते वो भी आएगा डिजायर्ड वाले जीन्स के साथ। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable genes into the target organism. अब उसने क्या बोला, अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज़ करें, अभी इस पे मैं बाद में आती हूँ, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र यूज़ करें, मतलब जो नई जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं, अगर हम वो यूज़ करें तो जो पहले प्रॉब्लम हो रही थी अनडिज़ायरेबल जीन्स आने की, वो प्रॉब्लम हम ओवरकम कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि उसमें जो हम चाहते हैं सिर्फ वही जीन्स हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, जो हम जीन्स नहीं चाहते इनकॉर्पोरेट करना हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ उसने यही बोली यहाँ पे। इस पूरे पैराग्राफ में इसने यही समझाया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो अब मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका यही फ़ायदा है कि हम अपने अकॉर्डिंग जीन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं या प्रोडक्ट बनाने के लिए हम उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? जो दो जीन से मिलके बनता है। ठीक है, अगर आपको एक नया डीएनए बनाओ किसी पुराने दो जीन्स को मिला के या दो तरह की अलग अलग वैरायटी बना के, तो उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। जैसे जैसे इस चैप्टर में आएगा मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी। Do you know the likely fate of a piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism? Most likely, the piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organisms. But when it gets integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में समझना। उसने क्या बोला कि अगर आप एक डीएनए का पीस लो, ठीक है, और आप उसको एक एलियन ऑर्गेनिज्म मतलब एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर या दूसरे ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या हो सकता है। तो उसने फर्स्ट चीज़ लिखी है कि हो सकता है कि ये एक्चुअली ये होगा, मोस्टली चांसेस इसी के हैं कि जो डीएनए का पीस है ना वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और वो प्रोजेनी सेल्स के अंदर मतलब जो जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस होस्ट में उस पीस ऑफ डीएनए को डाला है उसमें वो अच्छे से सेटल नहीं हो पाएगा। आगे वो नहीं क्या करेगा, ना डिवाइड होगा ना वो प्रोजेनी सेल्स में मिलेगा। प्रोजेनी सेल्स मतलब जो उस ऑर्गेनिजम्स के सेल्स हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उस जीन को इंटीग्रेट कर देते हो जीनोम ऑफ द रेसिपेंट, मतलब आप जब उस रेसिपेंट जिसने ये जीन लिया है उसके जीन्स के साथ इस जीन को मिला देते हो तो क्या होगा, तो वो मल्टीप्लाई भी होगा और वो इनहेरिटेड होगा, मतलब वो आगे वाली जनरेशन में भी पास ऑन होगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जिसमें आपने ये डाला है, ठीक है, जिसमें आपने ये एलियन पीस डाला है वो क्रोमोसोम जो है ना अब वो इनकॉर्पोरेट हो चुका है। ठीक है, वो डीएनए का पार्ट बन चुका है उस ऑर्गेनिज्म के जिसके अंदर आपने ये डीएनए डाला है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रेप्लिकेट हो सकता है। In a chromosome, there is a specific DNA sequence called the origin of replication. अगर हम बात करें क्रोमोसोम की तो डीएनए सीक्वेंस होता है जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल है आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए, मतलब डीएनए जब रेप्लिकेट होना स्टार्ट करता है। Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it need to be a part of chromosome which has a specific sequence known as origin of replication. अब उसने क्या बोला, पहली बात तो उसने समझाया कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक डीएनए सीक्वेंस है जो रेप्लिकेशन स्टार्ट करने में हेल्प करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए उसने बोला कि अगर आपको किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए, किसी भी डीएनए के पीस को मतलब किसी भी डीएनए को जो किसी ऑर्गेनिज्म का है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ज़रूरी है कि उस डीएनए पीस का एक ORI हो, मतलब उसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हो और उसको क्या बोलेंगे, जो जिसको हम बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। Thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. तो अब क्या होगा कि जो एलियन डीएनए है वो लिंक हो जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. ठीक है, एलियन डीएनए लिंक हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ। अब उसमें क्या होगा, एलियन पीस ऑफ डीएनए ना रेप्लिकेट कर पाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म में। इसको हम क्लोनिंग भी कहेंगे या फिर हम बोलेंगे मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाना किसी टेम्पलेट डीएनए की। देखो मैं कुछ चीज़ें यहाँ समझाती हूँ जो शायद आपको क्लियर नहीं हुई हो। टेम्पलेट डीएनए वो होता है जो मेन डीएनए है। ठीक है, अब इसका अगर कोई इसका रेप्लिकेट होकर एक और डीएनए बनेगा तो वो कहलाया जाएगा डॉटर डीएनए। ठीक है, तो टेम्पलेट डीएनए वही होता है जो नॉर्मली वर्क करता है जिस पे कोई भी चीज़ चल रही है या एंजाइम वर्क करने वाला है। तो जो एलियन डीएनए है ना वो लिंक होगा ORI के साथ, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ, और उसके बाद वो क्या करेगा, रेप्लिकेट हो पाएगा और मल्टीप्लाई कर पाएगा अपने आप को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, जब बहुत सारी कॉपीज़ बनती है ना किसी ऑर्गेनिज्म की तो उसको हम और मतलब एकदम आइडेंटिकल कॉपी बनती है तो हम उसको बोलते हैं क्लोन। इसलिए इस प्रोसेस को जिसमें बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज़ बन रही हैं इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। ठीक है, अब इसमें है
Let us now focus on the first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule. मतलब वो बता रहा है कि जब पहली बार एक artificial recombinant DNA molecule बना था, हम उस पर फोकस करते हैं. The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with the native plasmid of Salmonella typhimurium. तो ये कैसे हुआ था कि पहला एक जीन निकाला था, मतलब एक जीन जो किसके लिए एनकोड करता था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए. मतलब एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उसको किसके साथ मिलाया गया, उसको मिलाया गया एक प्लाज्मिड के साथ ऑफ सैल्मोनेला टाइफीरियम, ये नाम है. ठीक है. अब प्लाज्मिड क्या होता है, ये एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है, ऐसा सर्कुलर सा होता है, गोल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है और अपने आप ये रेप्लिकेट करता है. तो एक जीन जो बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, मतलब जो एनकोड कर रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, उसको मिलाया गया प्लाज्मिड के साथ. और वो प्लाज्मिड किसका था, सैल्मोनेला टाइफीरियम का. ठीक है. तो पहली बार ये हुआ था. नाउ स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ये दो नाम याद रखने हैं, accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने क्या किया 1972 में, उन्होंने आइसोलेट किया, मतलब निकाला क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट करा, बाहर निकाला. कैसे, उन्होंने एक डीएनए का पीस कट किया और उस किस्में से प्लाज्मिड में से एक डीएनए का पीस कट किया जो बेसिकली क्या कर रहा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे रहा था. ठीक है. तो उन्होंने उस पीस को कट कर लिया. ये जो कटिंग ऑफ डीएनए है एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो बेसिकली जिस चीज़ की हेल्प से कट किया गया डीएनए को, ठीक है, वो मतलब स्पेसिफिक लोकेशन पे जिस चीज़ की हेल्प से डीएनए को कट किया गया वो कहलाते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स. और वो एंजाइम का नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए. अब क्या करा, जिस भी होस्ट या जिससे भी वो डीएनए लिया उसको किसके साथ लिंक किया, प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक किया. These plasmid DNA act as a vectors to transfer the piece of DNA attached to it. देखो इसको समझो इस तरह से कि आपने एक जगह से एक डीएनए का पीस कट किया है. ठीक है, सॉरी ये ऐसा बनाया है इस तरह से. ठीक है. अब प्लाज्मिड में आप क्या करते हो, प्लाज्मिड में इस वाले जीन को आप अटैच कर देते हो. तो इसमें यही लिखा है, जो कट पीस ऑफ डीएनए था वो लिंक किया गया प्लाज्मिड डीएनए के साथ. और ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ना, ये एक्ट करता है किसकी तरह, वेक्टर्स की तरह, टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट. ताकि क्या हो, ताकि वो डीएनए को ट्रांसफ़र कर सके. जैसे वेक्टर्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं. इसी तरह जो ये प्लाज्मिड डीएनए है ये वेक्टर की तरह वर्क करता है और डीएनए की पीस को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है. You probably know that mosquito act as an insect vector to transfer the malarial parasite into human body. तो उसने यही बोला है कि जो मॉस्किटो हैं वो एक इंसेक्ट वेक्टर की तरह वर्क करते हैं जिसमें वो जो मलेरिया पैरासाइट है उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. In the same way, a plasmid can be used as vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism. इसी तरह उसने लिखा है कि क्या हो सकता है, एक प्लाज्मिड को यूज़ किया जा सकता है. प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज वेक्टर, वेक्टर की तरह यूज़ हो सकता है ताकि एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को आप होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दो. The linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector became possible with the enzyme DNA ligase. अब इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को अगर आपने प्लाज्मिड के साथ क्या किया, अटैच किया, लिंक किया, तो वो किसकी वजह से हेल्प हो पाई उसमें, डीएनए लाइगेस की वजह से. जो क्या करता है, वो कट, जो डीएनए का कट एंड होता है ना, उस पर वर्क करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके जॉइंट्स मिल जाते हैं. This make a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro and is known as recombinant DNA. इसकी वजह से क्या होता है, एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए का. एक ऐसा सर्कुलर ऑटोनोमसली खुद से रेप्लिकेट होने वाला डीएनए जो हमने बाहर बनाया है और उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है. व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, और आप जब इस डीएनए को ट्रांसफर करते हो कहाँ पे, ई कोलाई के अंदर, अ बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज.
अब क्या होगा, आपने उसको जो भी आपने बनाया, ये डीएनए जो नया बनाया, इसको आपने ट्रांसफ़र किया कहाँ पे, ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई काफ़ी हद तक क्लोजली रिलेटेड है सैल्मोनेला से, ठीक है। तो आपने इस ई कोलाई को, मतलब इस ई कोलाई में आपने डीएनए को ट्रांसफ़र किया जो काफ़ी हद तक सैल्मोनेला से रिलेटेड है, और उसके बाद क्या हुआ, इसने खुद रेप्लिकेट किया यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज। नए होस्ट में, मतलब जिसके अंदर आपने वो डीएनए का पीस डाला, उसी का पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करके रेप्लिकेट होना शुरू हुआ। कौन सा, जो नया डीएनए है वो, और उसने कई सारी कॉपीज़ बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी हमने। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है कि जब आपने जब आपका एक नया डीएनए तैयार हो गया जो खुद से रेप्लिकेट होता है, जो आपने बाहर प्रिपेयर किया है, उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। और जब आप इस डीएनए को होस्ट के अंदर डालोगे, मतलब जिसके अंदर आप चाहते हो कि वो रेप्लिकेट करे, तो धीरे धीरे वो उस होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करके क्या करेगा, रेप्लिकेट होना शुरू कर देगा। 3 एंजाइम्स अभी हमने पढ़े हैं। एक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह वर्क करता है, मतलब वो कट करने में हेल्प करता है। एक है डीएनए लाइगेज जो ज्वाइन करने में हेल्प करता है। फिर एक आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये क्या करता है, ये बाद में रेप्लिकेट करने में और अलग प्रोसेसेस में हेल्प करता है। The ability to multiply copies of antibiotic resistance gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistance gene in E. coli. मतलब जो ये मल्टीपल कॉपीज बनी है ना इस जीन की E. coli के अंदर, इसको बोला गया क्लोनिंग, क्योंकि एक जैसे आइडेंटिकल बहुत सारी कॉपीज बन गई, ठीक है। You can hence infer that there are 3 basic steps in genetically modifying an organism. तो बेसिकली अगर आपको एक ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, 3 तरह से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पहला क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे डीएनए को जिसमें डिजायरेबल जीन हो, मतलब जिसका जीन आपको चाहिए। उसके बाद आप उस आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट के अंदर डालोगे। देखो इसी के अंदर वो प्लाज्मिड वाला जो भी ये प्रोसेस हो गया है। उसके बाद जब उस इंट्रोड्यूस डीएनए को क्या होगा, मेंटेन करोगे, वो होस्ट में रहेगा कुछ टाइम तक, और उसके बाद वो डीएनए आगे अपनी जनरेशन में वो पास आउट होता जाएगा, मतलब इनहेरिटेड होता जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हैं जो क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में, या फिर किसी भी नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, मतलब हाँ उन्हीं में भी होते हैं, लेकिन यहाँ के हिसाब से जो अगर आप एक ऑर्गेनिज्म का जीन मॉडिफाई कर रहे हो तो, या फिर उसको आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो, तो ये 3 स्टेप बेसिक है, ठीक है। आपको इसमें याद रखना है कि कौन कौन से एंजाइम्स यूज हुए हैं। कुछ नए टर्म्स हैं जैसे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, इन सबको आपको याद रखना है। Tools of recombinant DNA technology. Now we know from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools: restriction enzyme, polymerase enzyme, ligases, vectors and the host organism. Let us try to understand some of these in detail. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि अब आपको हमें ढंग से समझना है कि ये जो चीज़ें यूज़ होती हैं recombinant DNA टेक्नोलॉजी में वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, ठीक है। 1963 में 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। मतलब कि 2 एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल थे बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ के लिए कहाँ पे, ई कोलाई के अंदर, उनको आइसोलेट किया गया, उनको निकाला गया था, ठीक है। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए वाइल द अदर कट डीएनए। अब देखो 2 चीज़ें हैं कि जो 2 एंजाइम निकाले गए थे, ठीक है, जो आपके क्या कहते हैं बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ नहीं होने दे रहे थे, उनमें से सबसे पहली चीज़ है, फर्स्ट वाला क्या करता है, वो डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, ठीक है, और दूसरा वाला क्या करता है, वो डीएनए को कट करता है। दिस लेटर वॉज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और उसके बाद इसको कहा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड टू हुज functioning dependent on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि जो डीएनए को कट करता है उसकी बात हो रही है, उसको नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये इससे समझ में आ गया। अब वो कह रहा है कि जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसका नाम क्या है, HIND2। उसकी फंक्शनिंग डिपेंडेंट है किस पे, स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे, उसको आइसोलेट किया गया और उसको क्या किया, कैरेक्टराइज 5 साल बाद किया गया, ठीक है। HIND2 को एक्चुअली जब निकाला गया, आइसोलेट किया गया, लेकिन उसको मतलब 5 साल बाद कैरेक्टराइज किया कि ऐसा कुछ होता है। इट वॉज फाउंड दैट HIND2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ये चीज़ ध्यान से पढ़ते हैं।
इसने क्या बोला कि ये जो HIND2 है ना वो किसी भी DNA को कैसे काटेगा, वो 6 बेस पेयर का ना मतलब 6 बेस पेयर का कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है उसको पहले आइडेंटिफाई करेगा। जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा उसके बाद वहाँ से उसको कट करेगा। ठीक है, तो यही लिखा है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिकॉग्नाइज करेगा 6 बेस पेयर का एक सीक्वेंस। ठीक है, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर HIND2। और ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होता है ना, मतलब ये बेस सीक्वेंस है इसे को हम बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। मतलब कि वो सीक्वेंस जिसको HIND2 रिकॉग्नाइज करेगा और उसी पे कट करेगा उसको बोलेंगे रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर HIND2। Besides HIND2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences. आज HIND2 के अलावा कुछ 230 strains के बैक्टीरिया हैं जिसमें से हमने 900 restriction enzyme निकाले हैं, आइसोलेट करे हैं, और ये सब अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं। रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आप लोग को क्लियर हो गया? रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस वही होता है जिसको एंजाइम कट करने से पहले रिकॉग्नाइज करता है, और अगर वो उससे मैच करता है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, तब वो उसको कट करता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि आज जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ना, सबके अपने अपने रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है। The convention for naming these enzymes is the first letter of the name come from the genes and the second two letter come from the species of the prokaryotic cells from which they were isolated। मतलब कि पहला वाला जो फर्स्ट लेटर आएगा वो कहाँ से आएगा, वो जीन से आएगा, और सेकेंड 2 लेटर्स आएंगे उस स्पीसीज में से जिनमें से इसको आइसोलेट किया गया था। तो अगर हम बात करें EcoRI की जो लिखा हुआ है वो इट कम्स फ्रॉम कैसे, आपके इस कॉली से E. coli से उसको निकाला गया है तो इसलिए उसका नाम है इको, और उसके बाद RY13। अब इसने एक्सप्लेन किया है कि कैसे EcoRI में जो लेटर R है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम द नेम ऑफ, और ये जो आपका R है वो आया स्ट्रेन के नाम पे। तो मतलब इको मतलब E. coli, R हो गया स्ट्रेन, और पीछे जो रोमन नंबर्स है वो क्या है, नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। मतलब कि रोमन नंबर्स पीछे वो दे रखे हैं कि कौन से बैक्टीरिया के स्ट्रेन से उसको निकाला गया था या आइसोलेट किया गया था। ठीक है, अच्छा दोबारा सॉरी मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, दैट इज़ बेसिकली मैंने उसकी प्रोनाउंसिएशन शायद गलत करी है, जो भी है EcoRI आप उसको देख लीजिएगा एक बार। नाउ आगे बढ़ते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा कि नेमिंग कैसे होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियसिस। ठीक है, आपके जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना, ये एक दूसरी क्लास मतलब एक लार्जर क्लास से बिलोंग करते हैं जिनका नाम है न्यूक्लियसिस। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसिस एंड एंडोन्यूक्लियसिस। नाम से पता चल रहा है, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। एक्सोन्यूक्लियसिस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द DNA, whereas एंडोन्यूक्लियसिस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA। तो अगर हम एक DNA को लेके चल रहे हैं, ये बड़ा सा पीस ऑफ DNA है, तो एक्सोन्यूक्लियसिस कहाँ पे वर्क करेगा, वो DNA के एंड पे वर्क करेगा, और जो आपका एंडोन्यूक्लियसिस होगा वो स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करेगा, मतलब विद इन द DNA। Each restriction endonucleases function by inspecting the length of a DNA sequence। जो भी restriction endonuclease है वो कैसे फंक्शन करता है, वो चेक करता है या वो देखता है कि लेंथ कैसी है DNA सीक्वेंस की। Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the 2 strands of the double helix at specific point in their sugar phosphate backbones। इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, वो कैसे फंक्शन करेगा, वो देखेगा कि लेंथ कितनी है DNA सीक्वेंस की। ठीक है, जब उसे पता चलेगा उसके बाद वो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को ढूंढेगा, मतलब उसका स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस जिसको वो आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद कट करेगा। ठीक है, इट विल बाइंड टू द DNA। उसके बाद ये जो आपका एंडोन्यूक्लियस है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये DNA के साथ बाइंड होगा, और वो जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ना डबल हेलिक्स के, मतलब देखो DNA दो हेलिक्स से बना हुआ है, तो जो 2 स्ट्रैंड्स हैं डबल हेलिक्स के उनको कट करेगा स्पेसिफिक पॉइंट पे इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर फॉस्फेट बैकबोन का मतलब है क्योंकि DNA जो बना होता है वो शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन से बना होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं शुगर फॉस्फेट। ये चैप्टर 5th में आपने थोड़ा डिटेल में 5th और 6th में आपने पढ़ा है। Now, each restriction endonucleases recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA। अब ये जो restriction nuclease है ना, जो भी एंजाइम है, ये क्या करता है, ये specific palindromic nucleotide sequence recognize करता है DNA में। palindromic sequence क्या होते हैं, जिसको अगर आप सीधा पढ़ो या आप उसको उल्टा पढ़ो वो सेम ही होते हैं। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, दोबारा मैं ये पॉइंट रिपीट कर रही हूँ कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है डीएनए। तो अब ये क्या करेगा, देखो ये जो एंजाइम है ना ये दोनों तरफ कट करता है, यहाँ कट किया है और यहाँ कट किया है, ठीक है। यहाँ वो इस तरह कट करता है कि अगर ये कट हो तो इसके साथ वो कंबाइन हो पाए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कुछ जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये भी जो बेस पेयर होते हैं, ये कहीं पर्टिकुलरली अटैच होते हैं, ठीक है। ये सब आप 5th चैप्टर में और 6th चैप्टर में पढ़ चुके हो, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब जैसे कि जो यहाँ पे उसने कट किया है ए को, एडेनाइन को, तो जब यहाँ पे वो अटैच करेगा उससे, तो कौन सा वाला अटैच करेगा, ए। तो उसने इस तरह से रिकॉग्नाइज किया है और इस तरह से कट किया है कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से कट किया था, यहाँ से कट किया था, अब ये स्टिकी एंड्स हैं, तो यहाँ पे फाइनली ये दोनों मिल जाएंगे, डीएनए फ्रेगमेंट जॉइन एट स्टिकी एंड्स, और फाइनली जो बनेगा इसे बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरह से आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। ये जो आपका एंजाइम है ना बहुत ही केयरफुली कट करता है, और वो इस तरह से कट करता है कि दोनों आपस में कंबाइन हो पाए, ठीक है। और वो बेस पेयर अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस कट होते हैं या कंबाइन होते हैं, ठीक है। नाउ नीचे लिखा हुआ है, अब जब हम पहले पढ़ रहे थे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर? दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड। ये वही लेटर्स हैं जो अगर आप सीधे पढ़ो या आप उल्टे पढ़ो ये सेम ही रीड करते हैं, जैसे मलयालम, ठीक है। As against a word palindrome where the same word is read in both direction, the palindrome in DNA is a sequence of base pair that read same on the two strands when orientation of reading is kept the same. मतलब नाम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सेम आप जहाँ से भी रीड करोगे दोनों डायरेक्शन में रीड कर पाओगे। मतलब मलयालम जैसे आप रीड कर रहे हो तो दूसरी साइड से भी मलयालम पढ़ोगे। तो पैलिंड्रोम जो होता है ना डीएनए सीक्वेंस का, वो किस तरह से रीड करता है, इस तरह से रीड करता है कि दोनों स्ट्रैंड पे आप जिधर से भी पढ़ो चाहे आप उधर से पढ़ो वो सेम चीज़ हो, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल दिया है, द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स। मतलब अगर हम बात करें 5:3 डायरेक्शन में, 5:3 डायरेक्शन में क्या है, GAATTC, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 3:5 डायरेक्शन में, 3:5 डायरेक्शन में तो क्या होगा, आपका क्या होगा, जैसे इसमें था, सॉरी 5 में था GAATTC, तो इस तरह अगर इसमें देखें 5:3 की तरफ GAATTC, तो दोनों को आप किसी भी डायरेक्शन में पढ़ रहे हो वो क्या हो रहा है, सेम साउंड कर रहा है। यहाँ 5:3 सेम साउंड कर रहा है यहाँ के 5:3 से, ठीक है। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome site but between the same two bases on the opposite strand. वो कह रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना वो इस तरह से कट करता है डीएनए को, मतलब पैलिंड्रोम साइड से थोड़ा सा अलग कट करता है, पर कुछ इस तरह से कट करता है कि जो दो बेसिस है ना अपोजिट साइड पे उनके बीच में, देखो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। इस वाले अगर आप डायग्राम पे आओ, जस्ट यहाँ पे इसने इसको यहाँ से कट किया है और इसको यहाँ से कट किया है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंड रह गए हैं, ठीक है। यहाँ भी सिंगल स्ट्रैंड रह गया, यहाँ भी सिंगल स्ट्रैंड रह गया। तो वो यहाँ पे यही बोल रहा है आपको, दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड। और ये जो ओवर हैंगिंग स्ट्रैचेज होते हैं, मतलब जो बचे हुए स्ट्रैचेज हैं, ओवर हैंगिंग स्ट्रैचेज हैं ये वाले, ये जो ओवर हैंगिंग स्ट्रैचेज हैं इनको बोला गया है स्टिकी एंड्स, ठीक है। इनको बोला है स्टिकी एंड्स। नाउ these are named so because they form hydrogen bond with their complementary counterparts. This stickiness of the end facilitates the action of enzyme DNA ligase. इनको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जो आगे इनके कट लगे, जो इनके साथ अटैच होंगे उनके साथ, ठीक है। और ये जो स्टिकीनेस है ना ये कैसे आएगी, ये स्टिकीनेस जो है ये हेल्प करेगी इनको क्या करने में, डीएनए लाइगेस को अपना काम करने में। डीएनए लाइगेस हमने पढ़ा था वो क्या करते हैं, वो अटैच करने में हेल्प करते हैं, मतलब वो चिपकाने में हेल्प करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो अगर कोई डीएनए पीस आपको इन स्टिकी एंड्स पे लगाना है तो डीएनए लाइगेस हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ना वो कैसे यूज़ होता है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करता है, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करता है डीएनए का, विच आर कंपोज ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मतलब एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए नया डीएनए प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा जिसमें और अलग अलग सोर्सेज के डीएनए या जीनोम क्या होंगे, अलग जीनोम के डीएनए होंगे।
When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky ends and these can be joined together using DNA ligase. देखो इस पॉइंट से ना ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो अगर एक डीएनए को एक जगह से काट रहा है ना तो दूसरे डीएनए को भी वो वहाँ से काटेगा, जिसकी वजह से जो स्टिकी एंड्स होंगे ना वो बिल्कुल सेम होंगे। जब स्टिकी एंड सेम होंगे तभी वो अटैच हो पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नई चीज़ लगी होगी आपको, अगर आपने अभी तक रीड नहीं किया है तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ा सा ये डायग्रामेटिकली और अच्छे से समझाई जा सकती हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें लाइन बाय लाइन मिस हो रही हों। ठीक है, बट अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब इस डायग्राम पे हम आते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया है कि फॉरेन डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया है कि वेक्टर डीएनए है। अब फॉरेन डीएनए में कुछ कट लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको भी कट किया और इसको भी कट किया कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ उन्होंने कट किया होगा ना, मतलब उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जहाँ जहाँ कट किया होगा वहाँ सीक्वेंस सेम सेम होगा। इसकी वजह से क्या होगा, लाइगेज इन दोनों को ज्वाइन कर देगा और एक नया फॉरेन डीएनए मतलब इसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर मिल जाएगा। फाइनली क्या होगा, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये सेल डिवाइड करने लगेंगे और प्रोजेनी सेल के अंदर या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। देखिए नीचे तक यही दिखाया हुआ। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम करती है। ये बेसिकली दिया हुआ है कि फॉरेन डीएनए में कट लगा थ्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उसके बाद वेक्टर डीएनए में कट लगा, फिर दोनों अटैच हुए किसके थ्रू, डीएनए लाइगेज के थ्रू। उसके बाद आपका जो पॉलीमरेज काम करता है वो होस्ट बॉडी में रेप्लिकेट और बाकी चीज़ों में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ लिखा है, यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। जब तक आप एक रिकॉम्बिनेंट या फिर आप एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ नहीं करते हो तब तक आपका क्या नहीं होगा, तब तक आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं बनेगा। मतलब आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर सोर्स डीएनए के लिए, मतलब जहाँ से आपने डीएनए लिया या जो डीएनए लिया है उसके अंदर, और जिसमें आपको जिस वेक्टर में के साथ आपको उसको मिलाना है, दोनों में अगर आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ये टॉपिक ना एग्जाम में कई बार आया, बोर्ड्स में भी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये लेकिन इजी है तो इसको पढ़ा जा सकता है बहुत कम टाइम में। स्टार्ट करते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। अब क्या हुआ, आपने डीएनए को कट किया, ठीक है, किससे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, जिससे क्या हुआ, डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन गए। These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis। अब ये जो फ्रेगमेंट्स है ना, इनको आपने एक टेक्निक से, मतलब एक टेक्निक के थ्रू सेपरेट किया। इस टेक्निक को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दोबारा से सुनिए, जो डीएनए फ्रेगमेंट आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किए थे उसकी वजह से क्या हुआ था, डीएनए के कई सारे फ्रेगमेंट बन गए थे। इन फ्रेगमेंट को जब हम सेपरेट करते हैं, जो टेक्निक यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। Since DNA fragments are negatively charged molecule, they can be separated by forcing them to move toward the anode under an electric field through a medium matrix। ये भी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो डीएनए फ्रेगमेंट क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इसलिए हम उन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हम उनको फोर्स करके कि वो कहाँ मूव करें, एनोड की तरफ मूव करें। तो आपको पता है, आप यहाँ पे चार्ज का मतलब हेल्प ले रहे हो। डीएनए फ्रेगमेंट क्योंकि नेगेटिवली चार्ज हैं, आप उनको सेपरेट करोगे एनोड का यूज़ करके, मतलब आप उनको फोर्स करोगे ताकि वो एनोड की तरफ मूव करें। और कैसे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे। आप मैट्रिक्स में, जिस मैट्रिक्स में ये सब रखे हुए हैं, जिस मैट्रिक्स में आप इसको सेपरेट कर रहे हो, उसमें आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करोगे जिसकी वजह से आपके डीएनए फ्रेगमेंट चार्ज के अकॉर्डिंग मूव करने लगेंगे। Nowadays the most commonly used matrix, अब जो मैट्रिक्स यूज़ होती है ना, जिसके अंदर ये चीज़ें रखी गई हैं, ये हो रही हैं, वो है अगारोज। और अगारोज क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है जो सी वीड से मिलता है, मतलब सी के अंदर वीड्स जो होते हैं उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है अगारोज, और वही मैट्रिक्स की तरह वर्क करता है। The DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by the agarose gel। अब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है ना, ये सेपरेट हो गए, लार्ज थोड़ा इधर की साइड आ गए और स्मॉल इधर की तरफ आ गए। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, अगारोस जेल की मैट्रिक्स है, और ये पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है जिसमें ये दिखाया है कि किस तरह से डीएनए सेपरेट हो गए।
Hence the smaller the fragment size the farther it moves. Look at the figure 11.3. तो जितने छोटे फ्रेगमेंट होंगे उतनी दूर दूर तक वो जाएंगे. इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ाया जा सकता है. अगर आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाता है तो मैं ट्राई करूँगी कि इसके ऊपर एक वीडियो डालूँ, लेकिन अभी आपको एनसीईआरटी में इतना ही पढ़ना है कि क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, डीएनए कैसे मूव करते हैं और लार्ज और स्मॉल किधर की तरफ जाते हैं, स्मॉल थोड़े दूर जाते हैं, और साथ में अगर आप ये डायग्राम बना देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. Now, the separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide followed by exposure to UV radiation. देखिए, इसको समझिए. डीएनए फ्रेगमेंट जो भी सेपरेट हुए हैं आप उसको ऐसे नहीं देख सकते. उसको देखने के लिए क्या चाहिए, आपको उसको स्टेन करना पड़ेगा. ठीक है, स्टेनिंग आप सबने अपने प्रैक्टिकल्स में की होगी. स्टेनिंग करने के बाद जो डीएनए है, ठीक है, वो आप तभी देख पाओगे जब स्टेन कर लिया. नाउ अब स्टेनिंग किस चीज़ से होगी, एक कंपाउंड है जिसे बोलेंगे एथिडियम ब्रोमाइड. कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेनिंग किस कंपाउंड से होती है, तो आप आंसर दोगे एथिडियम ब्रोमाइड. और उसके बाद आप उसको एक्सपोज करोगे यूवी रेडिएशन में. ठीक है, तभी इस सब प्रोसेस के बाद ही आप डीएनए फ्रेगमेंट्स को देख पाओगे एक्चुअली में. ठीक है, अब उसने क्या लिखा है कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आप डीएनए को विजिबल लाइट में नहीं देख सकते आप, और बिना स्टेनिंग के नहीं देख सकते. इसलिए आपको उसको पहले एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसको रेडिएशन देनी पड़ेगी. ठीक है, यू कैन सी कौन सी रेडिएशन, सॉरी यूवी रेडिएशन. यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट. आप इन ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया भी है, ये जो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स हैं डीएनए के, वो क्या है, एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन हुए हुए हैं और वो यूवी लाइट से एक्सपोज हुए हुए हैं. द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगारोस जेल. आप क्या करते हैं, जो सेपरेट हुए हैं ना उन डीएनए को आप कट करते हैं एगारोस जेल, क्योंकि ये मैट्रिक्स एगारोस जेल से बनी हुई है, उसमें से कट करते हैं, जेल पीस से उनको निकाला जाता है. इस स्टेप को हम बोलते हैं एल्यूशन. ठीक है, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, एल्यूशन. The DNA fragment purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them in cloning vectors. अब जो DNA इस तरह से आए आप उनको फिर किसी क्लोनिंग वेक्टर के साथ ज्वाइन करके ही यूज़ करोगे. तो इस पूरे टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जिसमें क्या करते हो आप फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हो. ठीक है, चार्ज के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो मूव करते हैं एनोड की तरफ. और ये कैसे हो पाता है, क्योंकि मैट्रिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है. उसके बाद है कि जो मैट्रिक्स है वो एगारोस जेल से बनी है, जो कहाँ से निकाला जाता है, एगारोस बेसिकली सीवीड से निकाला जाता है. ठीक है, और जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं. थोड़ा जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो दूर तक जाते हैं, जैसे टाइप यहाँ पे दिखाया है, ये दूर तक गए हैं. उसके बाद है कि जो स्टेनिंग होती है वो होती है एथिडियम ब्रोमाइड से, उसके बाद उसको यूवी रेडिएशन में देखा जाता है. नाउ जब आप उसको स्टेन करने के बाद यूवी रेडिएशन में देखोगे तभी जेल मतलब डीएनए दिखेगा. अब उस डीएनए को जब आप रिमूव करोगे, किस प्रोसेस से रिमूव करते हो, नॉर्मल जिस प्रोसेस से आप रिमूव करते हो, धीरे धीरे आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, उसको बोलते हैं एल्यूशन. ठीक है, और फाइनली वो जो डीएनए है वो तैयार हो जाता है यूज़ करने के लिए. ये था बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का पार्ट 1. पार्ट 2 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपको कोई भी चीज़ अगर डाउट है या नहीं समझ में आया तो कमेंट करना मत भूलिएगा. थैंक यू.